हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज के इस वीडियो में हम जो आपका वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को देख रहे हैं, जिसमें हमारा ये एक वीडियो के अगर कंप्लीट वीडियो आप देख लेते हैं तो इसमें आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों कवर हो जाएगा, जो कि है क्वालिटी ऑफ वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका एक पार्ट की वीडियो आ चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियो इसके पीछे की देख सकते हैं। तो अभी हम टेस्ट ऑफ वाटर पढ़ रहे थे। टेस्ट ऑफ वाटर आपके 3 टाइप्स के होते हैं, एक आपका फिजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट एंड बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट को हम देख रहे थे, जिसमें हम सभी पॉइंट देख लिए हैं, 1-2 पॉइंट केवल बचे हुए हैं जिसको हम आज कवर करेंगे, और इसके आगे हम केमिकल टेस्ट और बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो पर इन तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही यदि आप सॉइल मैकेनिक्स, रिलिवरीज एंड टनल सर्वेइंग सेकंड और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उनकी सभी वीडियोज़ वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिजिकल टेस्ट में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गंधलापन। जो भी टेस्ट हम करते हैं इसके बारे में हम देख लिए थे, रंग, गंध, स्वाद की सारी चीज़ें इसमें फिजिकल टेस्ट में हम करते हैं। तो लास्ट हमारा पॉइंट है गंधलापन। गंधलापन का भी टेस्ट हम करते हैं, फिजिकल टेस्ट में ये आता है। तो पानी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है गंधलापन, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गंधलापन, पानी में निलंबित व कोलाइडी अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण पानी में गंधलापन आ जाता है। जो निलंबित और कोलाइडी अशुद्धियाँ होती है, उनकी उपस्थिति के कारण पानी में आपका गंधलापन आ जाता है। और ये निलंबित और कोलाइडी अशुद्धियाँ क्या होती है, जो कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। पानी का गंधलापन स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं है, परंतु देखने में अच्छा नहीं लगता है। पानी में निलंबित पदार्थों की मात्रा जितनी अधिक होगी, पानी उतना ही अधिक गंधलापन होगा। पानी में गंधलेपन की तीव्रता इसमें प्रकाश गुजार कर ज्ञात करते हैं। पानी के गंधलापन मापन की इकाई भी पीपीएम है। जो पानी के गंधलापन मापन की इकाई है वो भी आपकी पीपीएम है, जिसको हम पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। 1 मिलीग्राम सिलिका को 1 लीटर आशुद्ध जल में मिलाने पर जितना गंधलापन उत्पन्न होता है, वह गंधलेपन की इकाई कहलाती है, यानी कि 1 पीपीएम कहलाती है। घरेलू उपयोग के लिए पानी के गंधलापन का मान 10 पीपीएम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका बनता है, और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी अगर आप ये लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि घरेलू उपयोग के लिए जो पानी हमारा होता है, उसके गंधलेपन का मान 10 पीपीएम से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि जो गंधलापन आपका होता है पानी में, उसको मापने की क्या क्या विधियां हैं। तो इसको मापने की निम्न विधि है। पहला आपका है जैक्सन टर्बिडीमीटर। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जैक्सन टर्बिडीमीटर। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। गंधलेपन के मापने की ये विधि है। तो चलिए हम देखते हैं पहला जो आपका जैक्सन टर्बिडीमीटर है, जो जिससे हम गंधलापन मापते हैं। तो आपका क्या प्रोसेस होता है, उसमें कैसे मापते हैं। एक फिगर आपको इधर दिखाया गया है, यही आपका जैक्सन टर्बिडीमीटर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे नीचे एक स्टैंड है। स्टैंड में आपका एक मोमबत्ती रखा हुआ है, और यहाँ पर एक इस्पात की नली लगी हुई है, और फिर अंशांकित कांच की नली लगी हुई है। तो क्या करते हैं, हम ऊपर से यहाँ पर देखते हैं, और जो आपका पानी यहाँ पर मोमबत्ती रखी हुई है, इससे हमको गंधलापन, अगर क्लियर आपको दिख रहा है मोमबत्ती जो जल रही है, अगर ऊपर से हम देखने पर क्लियर दिख रहा है मोमबत्ती जलती हुई, तो समझ लीजिए गंधलापन नहीं है। अगर आपको इसमें गंधलापन होगा पानी में, तो मोमबत्ती जलती हुई क्लियर नहीं दिखेगी। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको क्या प्रोसेस है। इसमें धातु के स्टैंड पर एक नलिका, जिसके दोनों सिरे खुले होते हैं, लगी होती है। इस नलिका के अंदर कांच की अंशांकित नलिका लगी रहती है। परीक्षण करने के लिए स्टैंड में एक मोमबत्ती लगाकर रखते हैं, फिर अंशांकित नली को इस्पात की नली में डालकर उसमें नमूना जल डालते हैं, और ऊपर से मोमबत्ती की रोशनी देखते रहते हैं। जब मोमबत्ती का प्रकाश दिखाई देना बंद हो जाए तो पानी डालना बंद करके नली को बाहर निकालकर उसका पाठ्यांक पढ़ लेते हैं। पाठ्यांक गंधलेपन को दर्शाएगी। इस उपकरण से 100 पीपीएम तक की गंधलेपन का मापन कर सकते हैं। ये जो ऑपरेटर्स आपका है जैक्सन टर्बिडीमीटर, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इस उपकरण से हम 100 पीपीएम तक के गंधलेपन का मापन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है रासायनिक परीक्षण। आपका फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा केमिकल टेस्ट है, जो हम वाटर पे करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं रासायनिक परीक्षण कौन कौन से होते हैं।
इसके अंतर्गत पानी में उपस्थित ठोस पदार्थ, क्लोराइड, घुलित गैस से लौह एवं मैग्नीज कठोरता तथा पीएच मान ज्ञात किया। ये सारे जो वैल्यू है ये हम रासायनिक परीक्षण में ज्ञात करते हैं। यानी कि ठोस पदार्थ क्लोराइड, उपस्थित जो ठोस पदार्थ होते हैं क्लोराइड, घुलित गैस से लौह एवं मैग्नीज कठोरता और पीएच मान जो होता है, ये सारी चीजें हम रासायनिक परीक्षण में ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखेंगे कैसे हम ज्ञात करते हैं। पहला आपका है ठोस पदार्थ यानी कि टोटल सॉलिड। पानी में निलंबित घुले हुए संपूर्ण ठोस पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए जल के नमूने का वाष्पीकरण करते हैं तथा बचे हुए जो आपके बचे हुए अवशेष है इसको हम 1 घंटे तक 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुखाकर तौल लेते हैं। अब पानी के दूसरे नमूने को लेकर छान लेते हैं तथा इस क्षण पानी का वाष्पीकृत करके उपरोक्तानुसार ठोस कणों की मात्रा हम ज्ञात कर लेते हैं। इन दोनों भारों का अंतर लेकर पानी में निलंबित पदार्थों की मात्रा हम ज्ञात कर लेते हैं। पेयजल में इसका मान 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि पेयजल में इसका मान कितना होना चाहिए, 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये आपका ठोस पदार्थों की मात्रा इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है पानी की कठोरता। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पानी की कठोरता आपसे पूछता है एग्जाम में। पानी में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट तथा क्लोराइड के घुले होने से कठोरता आ जाती है। कठोरता पानी में साबुन घोलने पर इसके झाग नहीं बनते हैं। इन लवणों की कुल मात्रा 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। याद रखेंगे आपका पानी में जो आपका कठोर पानी अगर होता है तो उसमें साबुन घोलने पर उसके झाग नहीं बनते हैं। तो इससे भी हम पहचान कर सकते हैं कि आपका पानी कठोर है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। इसमें जो कठोरता होती है वो दो प्रकार की होती है। एक आपकी अस्थायी यानी कि टेम्पोररी हार्डनेस और दूसरी आपकी स्थायी यानी कि परमानेंट हार्डनेस। तो ये आपका क्या होता है, अस्थायी कठोरता। हम देखते हैं अस्थायी कठोरता कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लवणों के कारण होती है। चूना मिलाकर अथवा पानी को उबालकर यह कठोरता हटाई जा सकती है। एक जो आपकी अस्थायी कठोरता होती है उसको हम चूना मिलाकर पानी में या फिर पानी को उबालकर उसकी कठोरता को हम दूर कर सकते हैं। दूसरा आपका है स्थायी कठोरता। यह कैल्शियम और पोटेशियम के सल्फेट व क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होती है। यह कठोरता पानी को उबालने से भी दूर नहीं होती है। ये जो आपकी कैल्शियम और क्लोराइड की उपस्थिति के कारण जो कठोरता होती है तो उसको हम अगर पानी को उबालते भी हैं तो भी वो कठोरता दूर नहीं होती है। तो जो कठोरता दूर नहीं होती है उसको हम स्थायी कठोरता, और जिसकी कठोरता दूर हो जाती है उसको हम अस्थायी कठोरता बोलते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार की कठोरता आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है कठोरता को ज्ञात करना। ये जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, ये जो आपका टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। जब भी आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा तो हर बार ये पूछा जाता है, तो इसको आप डिटेल में ध्यान से दिएगा। अब हम देखते हैं कि कठोरता को कैसे हम ज्ञात करते हैं। पानी की कठोरता निम्न विधियों से ज्ञात की जाती है। पहला आपका पानी को उबालकर, साबुन परीक्षण से और ईडीटीए विधि से। तीन आपके मेथड हैं, तीनों को हम देखेंगे। पहला हम देखते हैं पानी को उबालकर। एक बर्तन में पानी को लेकर उबालते हैं। यदि कठोर पानी है तो एक सफेद पपड़ी बर्तन की तली में जम जाएगी। कभी कभी कठोर पानी का रंग सफेद दूधिया हो जाता है। तो इस प्रकार से पानी को उबालकर इनकी कठोरता को हम दूर कर लेते हैं। दूसरा हमारा विधि है साबुन परीक्षण से। पानी के नमूने में मानक साबुन के घोल को डालकर लगभग 5 मिनट तक खूब हिलाया जाता है और झागों की मात्रा का निरीक्षण करते हैं। झाग की उक्त मात्रा और आसुत जल के साथ मानक साबुन का घोल मिलाकर बनाए गए झाग की मात्रा के अंतर को पानी की कठोरता कहते हैं। यानी कि जो आपका कठोर पानी है उसमें हम साबुन को मिलाकर और 5 मिनट तक इनको हिलाकर झाग बनाएंगे, और इसी प्रकार से आसुत जल भी लेंगे और उसमें भी हम साबुन का घोल मिलाकर और उसका भी झाग बनाएंगे। इन दोनों के झाग का जो अंतर होगा वही आपकी पानी की कठोरता होगी। इस प्रकार से हम साबुन परीक्षण से इनकी कठोरता ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ईडीटीए विधि। तीसरा आपका है इंपॉर्टेंट है ये। इस विधि में पानी के प्रतिदर्श का ईडीटीए के साथ अनुमापन करने पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के स्थायी जटिल आयन बनते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाया गया आपको। इस अनुमापन क्रिया में सूचक के रूप में इरियोक्रोम ब्लैक टी का प्रयोग किया जाता है। अनुमापन करने पर ईडीटीए साल्ट सॉल्यूशन का रंग लाल से नीला हो जाता है तथा कठोरता निम्न सूत्रों द्वारा ज्ञात कर ली जाती है। कठोरता हम इसमें ईडीटीए विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। कठोरता इक्वल टू ईडीटीए की मात्रा mm में इंटू 1000 अपॉन जल नमूने की मात्रा mm में। इस विधि से हम, ये जो फार्मूला है इससे हम कठोरता ज्ञात कर सकते हैं ईडीटीए विधि से। नेक्स्ट आपकी जल की क्षारकता।
पानी में जो आपकी खनिज पदार्थों की उपस्थिति के कारण पानी क्षारीय हो जाता है। वानस्पतिक पदार्थों के गलने सड़ने के कारण मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड खनिज अम्लों के मिलने के कारण पानी अम्लीय हो जाता है। पानी की अम्लता एवं क्षारकता पीएच मान से ज्ञात करते हैं। अब जो हमारा एक पॉइंट था, इसमें हम ज्ञात करते थे केमिकल टेस्ट में पानी की क्षारकता। तो जो पानी की क्षारकता होती है, अम्लता एवं क्षारकता पीएच मान से ज्ञात करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आपकी पीएच वैल्यू क्या होती है। और ये जो पीएच वैल्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा पीएच वैल्यू हमारी क्या होती है। यहाँ पर आपको एक पीएच स्केल दिखाया गया है, पीएच वैल्यू को हम पीएच स्केल पर मापते हैं। और यहाँ से यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दिया 0, 7 और ये 14, यानी कि जो पीएच वैल्यू होती है 0 से 14 तक होती है। और इसी में आपका 0 से 7 तक जो वैल्यू अगर आती है, यानी कि 7 से नीचे, 0 से 7 के बीच में अगर वैल्यू है तो आपका पानी अम्लीय होगा, और 7 से 14 के बीच में अगर वैल्यू है तो आपका क्षारीय होगा। ठीक है, पीएच वैल्यू इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं पीएच मान। पीएच मान पानी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का सूचक है। पानी अम्लीय है या क्षारीय, इसी से ज्ञात करते हैं। पानी की जो अम्लता और क्षारकता हम ज्ञात करते हैं वो किससे ज्ञात करते हैं, पीएच वैल्यू से हम ज्ञात करते हैं। उदासीन पानी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 होती है और इसे व्युत्क्रम मान के लघुगणक से अंकित किया जाता है। जो आपका पीएच को हम अंकित करते हैं, पीएच इक्वल टू log 1/h से हम इसको अंकित करते हैं। और अगर आपकी किसी जो भी आपका पानी है उसकी पीएच वैल्यू अगर 7 आती है तो आपका जल क्या होगा, उदासीन होगा। नेक्स्ट हमारा है, जहाँ एच इक्वल टू होती है आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, अतः उदासीन पानी का पीएच मान आपका 7 होता है। यदि पानी में हाइड्रोजन आयन अधिक होते हैं तो पानी अम्लीय होता है, और यदि हाइड्रोक्सिल आयन अधिक होते हैं तो पानी आपका क्षारीय होता है। उदासीन पानी में दोनों प्रकार के आयन बराबर होते हैं। जब पीएच, ये लाइन आपका इंपॉर्टेंट है, जब पीएच मान 0 से 7 तक होता है तो पानी अम्लीय, और जब पीएच मान 7 से 14 तक होता है तो पानी आपका क्षारीय होता है। तो ये लाइन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि पीएच वैल्यू जब 0 से 7 तक होती है तो अम्लीय होता है, और 7 से 14 के बीच में होती है तो आपका क्षारीय होता है। अगर 7 है तो आपका उदासीन होगा, जिसमें अम्लीय और क्षारीय यानी कि अम्लता और क्षारकता दोनों का मान बराबर होता है। पीएच मान ज्ञात करने के लिए कांच के ट्यूब में 10 ml पानी का प्रतिदर्श लेते हैं। पानी में पीएच सूचक के रूप में 0.3 ml फिनॉल लाल डालते हैं, जिसमें नमूना जल रंगीन हो जाता है। इस रंग की तुलना मानक रंग की चकती से करके चकती पर लिखा पीएच मान पढ़ लेते हैं। यानी कि जो भी आपका कलर मिलता है उसको कलर, एक आपका पीएच का ये कलर आपका अलग से रहता है आपके पास, जिसपे आपका पीएच वैल्यू लिखी होती है, तो उससे उसको मिला के कलर से, और जो कलर आपका होगा उसकी पीएच वैल्यू हम उस पर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आपका है क्लोराइड। पानी में सोडियम क्लोराइड या अन्य लवणों के होने के कारण उसका स्वाद एवं गंध बदल जाती है। इसका मान 250 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी आप याद रखेंगे, जो लिमिट दी गई है वो इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जाता है। तो जो क्लोराइड की मात्रा है वो 250 ग्राम प्रति लीटर से 250 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके परीक्षण करने के लिए एक पोर्सलिन की प्याली में नमूना जल की लगभग 100 ml मात्रा लेकर इसमें 2 से 3 बूंदे पोटेशियम क्रोमेट के घोल की डालते हैं, और इसका N/35.5 नॉर्मेलिटी के सिल्वर नाइट्रेट घोल से अनुमापन करते हैं। जब इसका रंग गहरा लाल आ जाए तब सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा नोट कर लेते हैं। फिर निम्न फार्मूले से क्लोराइड की गणना कर लेते हैं। क्लोराइड की मात्रा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, mg/लीटर से। फार्मूला आपका है सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा मिली में अपॉन जल के नमूने की मात्रा मिली में इंटू 1000। नेक्स्ट हमारा अवशेष क्लोरीन। आपका क्लोरीन क्या होता है, उपभोक्ताओं को पानी वितरण करने से पूर्व रोगाणुनाशन करने के लिए क्लोरीन मिलाई जाती है। इसकी मात्रा इतनी होनी चाहिए कि रोगाणुनाशन क्रिया होने उपरांत कुछ क्लोरीन अवशेष बने रहे। इसकी अनुमान्य मात्रा 0.05 ppm से 0.2 ppm तक होती है। इसकी अवशेष मात्रा को ज्ञात करने हेतु निम्न विधियों का हम प्रयोग करते हैं। अवशेष क्लोरीन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए पहला आपका है स्टार्च आयोडाइड विधि, और फिर आपका है आर्थोटालुइडिन विधि। ठीक है, तो स्टार्च आयोडाइड विधि आपकी क्या है, पानी के प्रतिदर्श में पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है, जिसके घुलने के बाद स्टार्च इंडिकेटर डालकर हिलाया जाता है। यदि प्रतिदर्श का रंग नीला हो जाए तो इसमें अवशेष क्लोरीन की मात्रा होती है। इसका N/100 सोडियम थायोसल्फेट के साथ अनुमापन करने पर पानी का रंग साफ हो जाता है। तत्पश्चात गणना द्वारा अवशेष क्लोरीन की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। नेक्स्ट हमारा है
टालोइडिन विधि। तो इससे हम क्या कैसे ज्ञात करते हैं, पानी के प्रतिदर्श में जब आर्थोटालोइडिन घोल को मिलाते हैं तो इसका तो अवशेष इसका ऑक्सीकरण कर देती है और पीले रंग का यौगिक बनता है। इस पीले रंग के यौगिक का मानक रंग की शक्ति से मिलान करके अवशेष क्लोरीन की मात्रा हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आपके दो मेथड थे। नेक्स्ट हमारा है लोहा और मैग्नीज। इसकी मात्रा यदि पानी में 0.3 ppm से अधिक है तो यह पानी में हल्का भूरा रंग उत्पन्न करते हैं। यह पाइपों एवं फिटिंग में संचारण करते हैं। इनको विभिन्न विधियों से ज्ञात करते हैं। जो आपका लोहा और मैग्नीज है, पहला आपका है फिनेंथ्रोलिन विधि और दूसरा आपका है परसल्फेट विधि। तो पहला हम देखते हैं, पानी के प्रतिदर्श में फिनेंथ्रोलिन मिलाने पर नारंगी लाल रंग आ जाता है, जिसकी मानक रंग के घोल से तुलना करके लोहे की मात्रा हम ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है परसल्फेट विधि। परीक्षण जल में अमोनिया परसल्फेट मिलाने से पानी का रंग गुलाबी हो जाता है, जिसकी तुलना मानक रंगों से करके मैग्नीज की मात्रा हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये था आपका लोहा और मैग्नीज। नेक्स्ट हम देखते हैं घुलित गैसें। जो डिजॉल्व गैसें होती हैं वो क्या होती है, पानी में विभिन्न गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा मीथेन घुली हो सकती है। यदि इनकी मात्रा मानक से अधिक है तो यह जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए इन्हें निम्न मानक विधियों से हम ज्ञात करते हैं। पहला आपका है ऑक्सीजन की मात्रा, फिर आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की मात्रा, पानी के वायुमंडल के संपर्क में आने पर ही यह गैस मिलती है। इसकी कुछ मात्रा कार्बनिक पदार्थों के विघटन करने में खर्च हो जाती है तथा कुछ शेष रह जाती है। इसकी मात्रा 5 से 10 ppm के बीच ही होनी चाहिए, जो भी आपकी ऑक्सीजन की मात्रा होती है। नेक्स्ट हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस पानी में जीवाणुओं की उपस्थिति एवं कार्बनिक पदार्थों के विघटन के कारण उत्पन्न होती है। इनकी अधिक सांद्रता जीवाणुओं की अधिकता के कारण होती है, जबकि पानी में ऑक्सीजन की अधिकता पानी की शुद्धता को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए इसमें चूने का पानी मिलाने पर यदि पानी का रंग दूधिया हो जाए तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है। नेक्स्ट हमारा है मीथेन। यह पानी में घुलनशील तथा रंगहीन गंधहीन गैस है। इसकी मात्रा कभी कभी भूमिगत स्रोतों के पानी में अधिक पाई जाती है। इसकी सांद्रता अधिक होने पर विस्फोट भी हो सकता है। पेयजल में इसकी मात्रा 1.4 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। जो मीथेन आपका है उसमें पेयजल में इसकी मात्रा 1.4 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो ये तो था हमारा केमिकल टेस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट आपका क्या होता है। 3 टेस्ट होते हैं वाटर के, फिजिकल, केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल। तो नेक्स्ट हमारा है बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट। जीवाणुवीय परीक्षण। स्रोत से प्राप्त पानी में कई प्रकार के हानिकारक जीवाणु हो सकते हैं। मुख्यतः ये सतही पानी में अधिकता से पाए जाते हैं, क्योंकि सतही पानी में मलमूत्र व सीवेज का पानी अक्सर मिल जाता है। इससे रोगजनक बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। यह बहुत ही हानिकारक होते हैं। इनसे कई प्रकार की बीमारियां जैसे पेचिश, जठर, अंतशोथ, मोतीजरा, हैजा आदि भयानक बीमारियां फैल सकती हैं। अतः जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पानी के जीवाणु अशुद्धियों का परीक्षण करना अति आवश्यक है। पानी में पाए जाने वाले सभी बैक्टीरिया मानव जीवन के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, अतः जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं उनकी उपस्थिति की जानकारी करना आवश्यक होता है। इसकी जानकारी के लिए ई कोली बैक्टीरिया की उपस्थिति की जांच करते हैं। इसकी जांच के लिए आजकल एक नई विधि झिल्ली छन्नक विधि का प्रयोग किया जाता है। यह एक सरल विधि है। इसमें एक रोगाणु रहित महीन छिद्रों वाली झिल्ली का प्रयोग करते हैं। नमूना जल को इस झिल्ली से छाना जाता है, जिससे जीवाणु इस झिल्ली पर ही रुक जाते हैं। इसके बाद इस झिल्ली को किसी उचित संवर्धक माध्यम से 24 घंटे के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इनक्यूबेटर में रख देते हैं। इस माध्यम से ई कोली बैक्टीरिया ही उत्पन्न होते हैं। 24 घंटे के बाद झिल्ली को इनक्यूबेटर से बाहर निकाल लेते हैं और किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्हें गिनकर इनकी संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि जो पानी में आपके जीवाणु होते हैं तो उसमें कुछ आपके हानिकारक भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। तो जो हानिकारक होते हैं उनकी पहचान करना जरूरी है और पहचान करके उनको दूर करना भी जरूरी है। इसलिए हम जीवाणुवीय परीक्षण करते हैं। तो पहला आपका है शैवाल, प्रोटोजोआ और फुंगी। ठीक है, शैवाल, प्रोटोजोआ, फुंगी हवा और प्रकाश में उत्पन्न होने वाले जीवित सेल हैं। इनसे पानी में रंग और गंधलापन उत्पन्न होता है। इनकी अधिकता से पानी को फिल्टर करने में बाधा उत्पन्न होती है। फुंगी तो बिना प्रकाश के ही पैदा हो जाती है, अतः इन्हें नष्ट करने के लिए पानी में क्लोरीन या कॉपर सल्फेट मिलाई जाती है। तो जो ये आपके शैवाल, प्रोटोजोआ और फुंगी है, इनको नष्ट करने के लिए पानी में क्लोरीन या फिर कॉपर सल्फेट को हम मिलाते हैं।
नेक्स्ट हमारा है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। एमपीएन इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल नंबर। यह परीक्षण जल प्रतिदर्श में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की सघनता दर्शाता है, जिससे प्रेक्षित वैश्लेषिक परिणाम के बारे में पता चल जाता है। तत्पश्चात जल परीक्षण से संबंधित तालिकाओं से विभिन्न संयोजकों तथा परिणामों का एमपीएन आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पेयजल में गुणवत्ता के मानक, यानी कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। गुणवत्ता के कौन कौन से मानक होने चाहिए पेयजल में? तो पहला आपका दिया है रंग दिया है, तो पानी का रंग प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल पर 5 ppm होना चाहिए, आपका इतना होना चाहिए, लेकिन यह 25 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। जो पेयजल है, पीने वाला जल है, उसके लिए हम देख रहे हैं कि क्या क्या क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। तो रंग उनका प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल पर 5 ppm होना चाहिए, लेकिन 25 ppm से भी अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है गंध। पानी गंधहीन होना चाहिए, पानी में कोई गंध नहीं होनी चाहिए। फिर हमारा है स्वाद। पानी का स्वाद मीठा होना चाहिए, खारा नहीं। गंधलापन सिलिका स्केल पर 2.5 ppm होना चाहिए, लेकिन 10 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए, जो इनका गंधलापन है। नेक्स्ट हमारा तापक्रम। पानी का ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए, जो पीने वाला पानी आपका होता है। नेक्स्ट हमारा संपूर्ण ठोस पदार्थ। जो आपका सॉलिड, जो भी आपके संपूर्ण ठोस पदार्थ होते हैं, 500 मिलीग्राम पर लीटर से 1500 मिलीग्राम पर लीटर के मध्य होना चाहिए। तो ये तो थे आपकी क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है लोहा। लोहा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लोहा आपका 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से 1 मिलीग्राम पर लीटर के मध्य होना चाहिए। मैग्नीज 0.1 mg पर लीटर से 0.5 mg पर लीटर। पीएच मान 7 से 8.5 के मध्य, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 से जो पीने वाला पानी होता है उसका पीएच मान 7 से 8.5, लेकिन इसका स्टैंडर्ड जो वैल्यू हम लेते हैं 6.5 से 8.5 लेते हैं। तो आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। पानी की कठोरता हमारी कितनी होनी चाहिए? 200 mg पर लीटर तक होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है क्लोराइड, 200 mg पर लीटर तक होना चाहिए। सल्फेट आपका 200 mg पर लीटर तक होना चाहिए। तांबा 0.05 ppm होना चाहिए। जस्ता आपका 5 ppm से 15 ppm के मध्य होना चाहिए। कैल्शियम 75 ppm से 200 ppm के मध्य होना चाहिए। मैग्नीशियम आपका 50 से 150 ppm के मध्य होना चाहिए। शीशा 0.1 mg पर लीटर होना चाहिए। आर्सेनिक आपका 0.05 mg पर लीटर होना चाहिए। और ई कोली का एमपीएन आपका 1 होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो एमपीएन था मोस्ट प्रोबेबल नंबर, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा जल का उपचार, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।